हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर 1918 तक के समय में हुए। तो आज के इस टॉपिक में हम सन 1885 से लेकर 1918 तक जो हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीतिक पार्टी है उसके पहले कौन कौन से संस्थाएं और संगठन बने थे। यानी कि कांग्रेस की स्थापना तो हुई जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इससे पहले और भी कई संगठन और संस्थाएं स्थापित हुई थी जो कि अपने अपने राज्य में देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रही थी। उनमें से कुछ के नाम हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिर इसके बाद 1852 में ही मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये संस्थाएं अपने अपने शहर में अपने लेवल पर उस समय काम कर रही थी अंग्रेज़ों के समय में। तो ये संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से काफ़ी पहले की हैं। कांग्रेस की स्थापना तो बहुत बाद में हुई थी 1885 में, लेकिन ये 1851 से 1852 और आगे कई वर्षों तक ये अपने राज्य में काम करती रहीं। इन सभी एसोसिएशनों के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्गों के लोग थे। यानी जो भी ये जो एसोसिएशन बनी थी, इनके जो सदस्य थे वह सब बड़े परिवारों से थे, उच्च वर्ग के थे। और ये एसोसिएशन मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में काम करती थी। बाद में ऐसे कई संगठन बने। यानी कि ये जितनी भी एसोसिएशन थे या संस्थाएं थीं, जो संगठन थे, ये सभी जिस भी राज्य में बने थे, चाहे मद्रास हो, चाहे बम्बई हो, कलकत्ता हो, ये अपने अपने राज्यों में काम कर रहे थे। ये पूरे देश के लिए काम नहीं कर रहे थे। और इसके बाद और भी कई संस्थाएं बनी, जैसे सन 1884 में मद्रास महाजन सभा। इसके अलावा सन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यानी 1851 से लेकर 1885 तक कई संगठन बने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए उस समय कार्य किया। एक लंबे समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतीय अभिमत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। यानी कि बहुत समय से एक ये आवश्यकता हमारे देश के लोगों को उस समय महसूस हो रही थी कि एक कोई ऐसा संगठन बने जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। यानी कि जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कोई ऐसी संस्था बने जो पूरे देश के लिए कार्य करे, इसके संदर्भ में या इस दिशा में कदम बढ़ाया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो कि उन्होंने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे। यानी कि पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे। यानी कि भारतीय कहना चाहिए कि भारत में सरकारी नौकरी के लिए चुने जाने वाले यह पहले व्यक्ति थे उस समय, जिन्होंने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी लोगों को एकत्र किया। इसके अलावा इन्होंने सन 1883 में कलकत्ता शहर में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वहाँ पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसमें देश के सभी लोगों को इकट्ठा किया। और उन्होंने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। और उसी बीच कुछ अन्य नेताओं ने अखिल भारतीय सम्मेलन दिसंबर 1885 में भी यानी कि बुलाया। तो इस तरह देश के लिए काम करने वाली संस्था के लिए बनाने की दिशा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
एक कदम बढ़ाया और उसमें वह सफल भी रहे। और इन्होंने 1885 में एक सम्मेलन किया जिसमें देश के मतलब कि कई लोगों को, देश के अधिकतर राज्यों के लोगों को उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किया और उसमें वह सफल हुए। यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पिक्चर भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये इस तरह मतलब कि दिखते हैं। अब हम चूंकि देश के लिए काम करने वाली संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसकी बात कर लेते हैं कि उसकी स्थापना कैसे हुई। आपने वर्तमान में सुना होगा भारतीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, इसका जिसने हमारे देश के ऊपर 50 से 55 वर्ष तक शासन किया है, उस पार्टी की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, तो हम जानेंगे। देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का बम्बई में 1885 में 28 से लेकर 30 दिसंबर तक एक सम्मेलन हुआ। यानी देश के सभी हिस्सों से आए 72 प्रतिनिधियों का बम्बई में 1830 दिसंबर देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का बम्बई में कब 1885 में, सन 1885 में दिसंबर के महीने में, और डेट थी 28 से लेकर 30 दिसंबर तक, यानी 28, 29, 30। तो 28 से लेकर 30 दिसंबर तक वहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें 72 लोग आए थे देश के अलग अलग प्रांतों से, और जो कि एक सम्मेलन था। यानी कि 1885 में बम्बई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें अलग अलग राज्यों से 72 लोग शामिल हुए थे, और इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी अब मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर हम ये कहें कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, तो सन 1885 में बम्बई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह व्योमेश चंद बनर्जी ने की थी। तो व्योमेश चंद बनर्जी कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। इस राजनीतिक पार्टी के ये पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की स्थापना में एक और अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर A.O. हुम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध नेताओं से संपर्क स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त किया था। यानी कि इनके अलावा, इन लोगों के 72 लोगों के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वह था उस समय का एक अंग्रेज जो कि रिटायर हो चुके थे, जिनका नाम है A.O. हुम। क्या नाम है इनका स्टूडेंट्स? A.O. हुम। ये एक रिटायर मतलब अंग्रेज अफसर थे। इन्होंने कांग्रेस राजनीतिक पार्टी की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह कि इन्होंने देश भर के प्रसिद्ध नेताओं से संपर्क किया, उनसे बातचीत की और उनका सहयोग लिया। तो इस तरह कांग्रेस की स्थापना में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये तो आपको पता ही है कि बम्बई में हुआ था, लेकिन बम्बई में किस जगह पर हुआ था? तो बम्बई में इस सम्मेलन का आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। यानी पहला जो सम्मेलन था कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई थी वह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित की गई थी, और इसमें अनेक महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए थे। अधिवेशन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ उनका संबंध धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभावों से अलग था। यानी कि उस समय ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था इसमें लोगों ने धर्म, जाति के और भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है इसको परे रख कर किया था। यानी जो भी लोग शामिल हुए थे उन्हें जाति, धर्म और भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता था कि देश के लिए काम करना है। अब हम बात करेंगे उदारवादी कांग्रेस व कार्यप्रणाली सन 1885 से लेकर 1905 तक की। तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब कांग्रेस की स्थापना होने के बाद किस तरह कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया था? अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई थी। यानी कि शुरुआत के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ थे वो नरम नीतियां अपनाई थी,
और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्हीं का शॉर्ट नाम है WC बनर्जी के अनुसार कांग्रेस का उदय राष्ट्रीय प्रगति के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपस में परिचित कराना और भारत की जनता को साझे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एकजुट करना था। यानी कि ये जो और कांग्रेस की आरंभिक मांगे निम्नलिखित थी, यानी कि इस संगठन के बनाने का जो उद्देश्य था वह ये था कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए लोग कार्य करें, राष्ट्रीय प्रगति के लिए सक्रिय कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से मिलें, परिचित हों और देश की जनता, भारत की जनता को इसमें शामिल करें और सभी लोग एकजुट होकर देश के लिए कार्य करें। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्टार्टिंग की जो अंग्रेजों के सामने मांगे थी वो इस प्रकार थी। पहली मांग उनकी थी प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के बाद शुरुआत के दिनों में उनकी जो नीतियां थी वो नरम थी और उन्होंने स्टार्टिंग में इन मांगों को अंग्रेज सरकार के सामने रखा था। पहली मांग मैंने आपको बताया कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, यानी कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो विधायी परिषदें बनाई जाती थी उनमें भारतीय लोगों को शामिल करना। इसके बाद दूसरी मांग थी भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। यानी उस समय अंग्रेज क्या करते थे कि जो सरकारी नौकरियां होती थी उनके लिए जो परीक्षाओं का आयोजन होता था, जैसे अभी होते हैं कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, वैसे ही इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी हमारे देश में। तो सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षाओं का आयोजन होता था वह हमारे देश में नहीं होता था बल्कि इंग्लैंड में होता था और इसके लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करने की उम्र थी वह बहुत कम थी। तो दूसरी मांग जो रखी थी कांग्रेस ने वो यही रखी थी कि इन परीक्षाओं का आयोजन हमारे देश में हो और इसके लिए उम्र बढ़ाई जाए ताकि इसमें अधिक से अधिक भारतीय भाग ले सकें। और उसकी तीसरी मांग थी शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा मिले। कांग्रेस की चौथी मांग थी भारत का औद्योगिक विकास हो, भारत में उद्योग स्थापित किए जाएं। पांचवी मांग थी किसानों को कर्ज में राहत दी जाए, किसानों को जो कर्ज उन्हें दिया जाता था उसमें राहत दी जाए। और छठवीं और अंतिम मांग थी कि हथियार कानूनों में संशोधन, यानी अंग्रेजों ने जो हथियार कानून हथियार रखने के लिए जो कानून बनाए थे उसमें थोड़ा और सुधार होना चाहिए। इतने जो सख्त नियम बनाए थे उनमें बदलाव होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सयानी, आनंद चाटलू, शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त जैसे कांग्रेस के नेताओं को विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगों के औचित्य पर विश्वास हो जाएगा वे मांगे मान ली जाएंगी। तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं और इनमें से कुछ के तो यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा है दादा भाई नौरोजी। तो ये दो नेताओं के तो मैंने आपको यहाँ पर चित्र यानी कि पिक्चर भी दिखाने की कोशिश की है। तो ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी के थे और उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ये विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगों के महत्व समझ में आएगा तो और उस पर विश्वास हो जाएगा तो वह उनकी मांगों को मान लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन 1905 में, तो जैसा कि इसकी हेडिंग है तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था और यह इसका सबसे अविवेकपूर्ण कार्य था। तो लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया। तो लॉर्ड कर्जन जो कि एक अंग्रेज अफसर का नाम है और यह सन 1899 में हमारे देश में, भारत में जब हमारा देश गुलाम था उस समय भारत का वायसराय बनकर आया। वायसराय एक पद का नाम है। क्या है वायसराय? वायसराय एक पद का नाम है जो कि 1858 के बाद इसका नाम ये वायसराय रख दिया गया। इसके पहले इसका नाम था गवर्नर जनरल। इसे पहले 1858 के पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। बाद में इस पद को बदलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया और वायसराय कहा गया। तो सन 1899 में
लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया और उसका जो सबसे अविवेकपूर्ण कार्य था वह बंगाल का विभाजन था। यानी सबसे गैर जिम्मेदाराना और बुद्धिहीन जो उसने काम किया वह यही था, बंगाल का विभाजन कर दिया। मीन्स बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिया। उस समय बंगाल जो राज्य आज हम जैसे पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, पहले ये बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और इसमें बंगाल के अलावा बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा ये सभी राज्य शामिल थे। यानी कि पहले बंगाल प्रांत में असम, उड़ीसा और बिहार यह भी शामिल थे। तो इस तरह इन सभी राज्यों के मिलने से यह एक बड़ा राज्य था। तो इसको लॉर्ड कर्जन ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। यानी जब कर्जन बंगाल का जब कर्जन हमारे देश का वायसराय बनकर आया था, उस समय बंगाल राज्य में अनेक हिस्सों में क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी और इसके लिए उसने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। यानी जिस समय यह बंगाल में गया उस समय बंगाल में कई क्रांतिकारी देश के लिए मतलब नीतियां बना रहे थे और आंदोलन चला रहे थे। तो इसके लिए इसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। यानी बंगाल का जो पूर्वी भाग है उसमें पहले मुस्लिमों की संख्या अधिक थी तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। यानी बंगाल राज्य में पूर्वी भाग में मुसलमान अधिक रहते थे और पश्चिम भाग में हिंदू अधिक रहते थे। वह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। यानी कि इन दोनों को हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर अलग अलग करना चाहता था और उसने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया, यानी कि बांट दिया। इसका पूर्वी प्रांत मुस्लिम बाहुल बनाया गया और पश्चिमी भाग हिंदू बाहुल। इस विभाजन का घोर विरोध हुआ। यानी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि पूर्वी भाग जो पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी भाग है उसे मुस्लिम बाहुल बना दिया गया जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी और पश्चिम भाग को हिंदू बाहुल बना दिया जहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो इसने जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया इसका पूरे देश में विरोध हुआ। अब हम बात करेंगे कांग्रेस में उग्रवाद का उदय। यानी कांग्रेस में भी गरम दल के नेता शामिल हुए। तो कांग्रेस अधिवेशनों में सरकार की आलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी और उग्र मांगे रखी जाने लगी। यानी जो कांग्रेस की जो बैठकें हो रही थी, अधिवेशन मीन्स होता है बैठक, तो कांग्रेस की जो बैठकें हो रही थी उनमें सरकार की आलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन बैठकों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना बढ़ने लगी और आगे चलकर उग्र मांगे यानी कि बड़ी बड़ी गुस्से वाले मतलब कि रखी जाने लगी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में एक वक्ता ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा अधिवेशन था यानी जो दूसरी बैठक थी उसमें एक वक्ता ने यानी बोलने वाला एक वक्ता ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को यानी कि हर राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए। तो पर क्या हम अपना शासन स्वयं कर रहे हैं? नहीं। तो क्या हम एक अप्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे हैं? यानी वक्ता ने कहा कि हर देश को अपना भविष्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक अप्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं। जब कांग्रेस में ऐसे विचार पनपने लगे तब सरकार उसकी विरोधी हो गई। जब कांग्रेस में इस तरह के विचार आए तो सरकार की वह विरोधी पार्टी हो गई और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गरम पंथ नामक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस तरह जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी वह 20वीं सदी में एक गरम पंथ नामक नई प्रवृत्ति का उसमें जन्म हुआ और इस नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवाद आंदोलन ने सरकार से केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी। मीन्स पहले जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो सरकार के सामने सिर्फ प्रार्थना करते थे, वह परंपरा अब टूट चुकी थी और इसमें नई प्रवृत्तियों
का जन्म हो चुका था। इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो यानी कि कांग्रेस में जो गर्म पंथ का उदय हुआ, उस गर्म पंथ को उभारने वाले नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन तीनों नेताओं की यहाँ पर पिक लगी है, आप देख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेताओं की वजह से ही कांग्रेस में गर्म पंथ का उदय हुआ और इन तीनों नेताओं को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें शॉर्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतीत का गुणगान किया। मतलब इन नेताओं ने भारतीय लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए हमारे देश के अतीत का गुणगान किया। मतलब हमारे देश के अतीत को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है। इन्होंने कहा कि अब प्रशासन में सिर्फ सुधारों की मांग करना ही सफिशिएंट नहीं है। भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए कि स्वराज प्राप्त करना, यानी हमारे देश के जो लोग हैं उनका ये उद्देश्य होना चाहिए देश को आज़ाद कराना। और तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी इन नेताओं ने कहा कि देश के लोगों का जो मूल उद्देश्य है वह ये होना चाहिए, देश के लिए आज़ादी प्राप्त करना। स्वराज प्राप्त करना मीन्स आज़ादी प्राप्त करना। स्वराज शब्द का मतलब होता है आज़ादी, स्वयं का राज्य। तो इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। जो वह नारा इस प्रकार है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनका कहना था कि आज़ादी, स्वराज मीन्स आज़ादी, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब आज़ादी पर हमारा जन्म से अधिकार है और हम यानी कि मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने भारतीय इतिहास के कुछ मुद्दों को यहाँ पर, कुछ विषयों को समझने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।